हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा टेल्स। आज हम देखने वाले हैं आइलैंड सीरीज का 4th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे एक्सप्लेनेशन बिना टाइम पास किए। तो जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वान के पीछे से एक आदमी गुजरता है। हम देखते हैं कि उसे कुछ महसूस तो होता है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये जो मिस्टीरियस से महाशय है, इन्होंने अपने आसपास जादू की एक वॉल बनाई है, जिस वजह से वान को कुछ भी नहीं दिखता। उसे बस नॉर्मल जंगल दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वो आदमी सब देख पा रहा होता है। वही एक और सूर्योन पर एग्जॉर्सिज्म करने की वजह से मीहो और योहान एक जंगल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि वो कहाँ पहुंच गए हैं कि तभी एक क्रिएचर उन पर हमला करता है। वो एक पेड़ की तरह दिख रहा होता है और उसकी जड़ें दोनों पर हमला कर रही होती है। इसे देखने के बाद पता चलता है कि उस पेड़ के एकदम सेंटर में ली सूर्योन बैठी हुई है। उसे देख के मीहो उसे आवाज देती है, तो वो कहती है मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जिसमें योमजी के बताने पर सूर्योन बेंजोले को प्रे करती है, जिस वजह से वो अभी इस हालत में होती है। फिर वो पेड़ पहले योहान को पकड़ता है, बाद में मीहो पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहां आ जाता है हमारा हीरो वान अपनी हीरोइन को बचाने। उसे देख के मीहो बताने लगती है कि हम उस पर एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे कि तभी यहाँ पहुंच गए, सूर्योन को बचा लो। इस पर वान कहता है इट्स अ लॉ ऑफ कैजुअलिटी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब पूछने पर वो मीहो को बताता है कि उसने अपनी इच्छा के बदले अपने आप को कुर्बान किया है, तो इसलिए इस केस में वो कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं तब बेचारा योहान ऊपर ही लटक रहा होता है। वो कहता है अरे पहले मुझे तो छुड़ाओ। फिर भी वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं और कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता। मीहो कहती है इतने डरपोक हो तुम। इससे वान ऑफेंड हो जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं और बेंजोले से डरूंगा? मीहो कहती है नहीं डरते तो साबित करो, उसे बचाओ। वान चिढ़ जाता है, कहता है मैं ना तुमको पहले भी बोला है, मुझे ऑर्डर मत दिया करो, और योहान को बचा लेता है। योहान वहां से निकलकर उन दोनों के पास आता है, लेकिन वो पेड़ फिर से उन तीनों पे हमला करता है, तीनों पर एक साथ। मीहो मदद के लिए वान को आवाज देती है, लेकिन वान खुद वहां फंसा होता है। सूर्योन मीहो को पूछती है तुम क्यों मेरे रास्ते में आ रही हो? मुझे मेरा बदला लेना है। तुम्हें पता है उस कमीने ने मेरे साथ क्या किया है? बेंजोले मेरे लिए उससे बदला लेगा और उसे अपने साथ हेल लेकर जाएगा। उसे याद आता है कि कैसे उसने बेंजोले को अपने बदले के बारे में बताया था और उसे मदद के लिए पुकारा था और उसके बदले अपने प्राणों की आहुति देने का डिसाइड किया था। बहुत जद्दोजहद के बाद भी कुछ नहीं होता तो वान अपने गुस्से को सेंट्रलाइज करके लस्ट डेमॉन बन जाता है और अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। यहाँ मीहो भी सूर्योन को समझाने की कोशिश कर रही होती कि ये बेंजोले बस एक मॉन्स्टर है और ये कोई तुम्हारे लिए बदला नहीं लेगा। क्या उसने उस लड़की के हाथ पांव काट के उसका दिल चीर दिया? नहीं, बस तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। मुझे पता है मैंने काफी देर कर दी है, लेकिन मुझे एक चांस दो, मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए उस इंसान से बदला लूंगी। सूर्योन नॉर्मल हो जाती है। वो पूछती है क्या सच में आप मेरी कोई मदद कर सकती हैं? और फिर सूर्योन खुद वहां से बाहर आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो पेड़ उसे अंदर ही खींचने लगता है और उसे जकड़ने लगता है। यहाँ लस्ट डेमॉन बना वान भी मीहो की तरफ आ रहा होता है कि तभी सूर्योन की आंखों से आंसू छलकता है और मीहो को टच करने पर तब एक अजीब सी ताकत से मीहो का परिचय होता है। वहाँ एक जोर का एक्सप्लोजन होता है और बहुत तेज रोशनी निकलती है। यहाँ उस मिस्टीरियस मैन को और बूढ़ी दादी बेगजू को भी इस शक्ति का अंदाजा होता है। थोड़ी देर बाद जब मीहो अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को वान की बाहों में पाती है। उठने पर सूर्योन भी बेहोश मिलती है। योहान उसे उठाने की कोशिश करता है। वो वान को पूछता है हम ये कहाँ आ गए हैं, यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तब वान अपने खंजर से अपना हाथ काटता है और खून से मायाजाल तोड़ता है। उससे वो सब लोग सीधा सूर्यन के कमरे में जा पहुंचते हैं। सूर्यन बेहोशी होती है तो उसे उस बेड पर सुला दिया जाता है। तब योहान मीहो से पूछता है तुम ठीक तो हो? कि तभी मीहो ही बेहोश हो जाती है। फिर दोनों को भी अस्पताल में भर्ती किया जाता है। होश में आने पर मीहो देखती है कि सामने वान खड़ा होता है। वो उसे पूछती है कि क्या बेंजोले मर गया? वो कहता है बेंजोल जंगल की आत्मा है, वो कभी मरती नहीं, बस लोगों का दुख दूर करती है और उसके बदले में आहुति मांगती है। फिर वो पेड़ वाला मॉन्स्टर आके सूर्योन को छोड़ क्यों नहीं रहा था? वान कहता है आई थिंक उस पर लस्ट डेमॉन का साया था, उसका मतलब वो एक्चुअली तुम तक पहुंचने के लिए सूर्योन का सहारा ले रहे थे। वो कहती है तुम्हारा मतलब सूर्योन के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ? उसके हाँ कहने पर मीहो गुस्सा होती है और कहते हैं नॉर्मली लोग सामने वाले को कंफर्ट करने के लिए ऐसी केसेस में ना बोलते हैं। फिर वो सूर्योन के हॉस्पिटल रूम में जाकर डॉक्टर से उसकी हालत के बारे में और उसके सुधार के बारे में पूछताछ करती है। वो अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठाते हुए डॉक्टर को उसे बेस्ट ट्रीटमेंट देने को बोलती है और सूर्योन के कोमा में होने वाली बात पर उसकी माँ को भी कंफर्ट करती है। तब योहान हॉस्पिटल में मीहो को देखने आता है तो मीहो उसे पूछती कि सच सच बताना तुम आखिर हो कौन?
क्योंकि मीहो ने उसे उस पेड़ से फाइट करते वक्त एक जादुई वेपन को यूज करते हुए देखा था। तब योहान कहता है, सच तो यह है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हुई अजीबोगरीब वारदातों का इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ। मीहो पूछती है, तो इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था? वो कहता है, हाँ, और उसी बेसिस पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है और आगे भी होगा, लेकिन कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मीहो कहती है, शुक्रिया, तुम में थोड़ी तो समझ है, वरना कुछ ऐसे भी पागल लोग हैं जो बिना कुछ सोचे समझे बोल देते हैं। योहान कहता है, क्यों ना तुम इन पागल लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखो। उनका इशारा वान की तरफ होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वान बूढ़ी दादी बेगजू को सब बताता है। वो कहते हैं, यकीन नहीं होता, इतना पवित्र बेंजुएले भी लक्स डेमोन बन गया। कैसे कर सकते हैं ये उसको अपवित्र? दिन ब दिन इन लोगों की हरकतें और भी खतरनाक हो रही है और तुम्हें अकेले इन सब का सामना करना पड़ रहा है। मुझे तो हमेशा ये डर सताता है कि कहीं डेमोन की शक्ति यूज करते करते तुम भी उनके जैसे ना बन जाओ और उनकी साइड ना चले जाओ। वान कहता है कि वो खामखा टेंशन ले रही है और ऐसा कुछ नहीं होगा। बूढ़ी दादी फिर कहती है कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मुझे वॉन्जंग की शक्ति महसूस हुई थी। इतने दिनों बाद कुछ अच्छा हुआ है, जल्द ही वो अपने आप को पहचानने लगेगी। लेकिन तुम क्यों टेंशन में लग रहे हो? वो कहता है कि बेंजुले तक को काबू में कर लिया है उन लोगों ने, मतलब सामने वाली शक्ति बहुत खतरनाक है। आगे वो क्या करेगी समझ नहीं आ रहा और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियो हॉस्पिटल में सूर्यन को देखने गई होती है और वो अभी कोमा में ही होती है। वहां से वापस आकर वो आजुशी को सूर्यन के बीएफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए बोलती है और योहान यानी फादर जियोनी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अपने सीनियर फादर को सारे अपडेट्स दे रहे होते हैं। उन्हें बताता है कि मीहो यानी सेवियर ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है और जल्द ही वो अपने आप को पहचानने लगेगी। सीनियर फादर कहते हैं, इसका मतलब कयामत का वक्त भी नजदीक आ रहा है। योहान कहता है, एक वान है जिसके पास डेमोन की पावर है, लेकिन वो उनका इस्तेमाल वॉन्जोंग को बचाने के लिए कर रहा है। सीनियर फादर कहते हैं, लेकिन वो पहले भी वॉन्जोंग को नुकसान पहुंचा चुका है, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और भविष्यवाणी पवित्र और सच्ची है जो जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंचेगी। तब तक किसी भी हालत में उसे सेवियर को प्रोटेक्ट करना है। कॉन्फ्रेंस के एंड होने के बाद वो सोचता है कि उससे पहले उसे सेवियर को अपनी असली पहचान और ताकत का उससे वाकिफ कराने की जरूरत है और शायद अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है। फिर हम देखते हैं कि योहान जाकर वान को उकसाने लगता है, ये कह के कि तुम्हारी पर्सनालिटी और अवतार को देख के तुम्हें लगता है कि कोई तुम पे ट्रस्ट कर सकता है। क्योंकि वान उसके किसी भी बकवास में इंटरेस्टेड नहीं होता तो वो वहां से जाने लगता है कि तभी योहान वापस उसे पोक करता है, ये कह के कि कैसा लगा तुम्हें इतने सालों बाद वापस उससे मिलके, या ये कहूँ उसे मिलके जिसे तुमने खुद अपने हाथों से मारा था। क्या फील कर रहे हो तुम? इस पर वान वापस उसके पास जाके कहता है कि बाकी का तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक चीज फील करवा सकता हूँ, जो मेरे हाथों मरे हैं उनको क्या फील हुआ होगा, चाहिए वो फीलिंग? योहान हंसते हुए नो थैंक यू बोल के वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मीहो और आजुशी सूर्य उनके बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो मीहो को बताते हैं कि योन ब्योंगजोन उम्र 22 साल और वो अभी हाई स्कूल में ही है, अभी स्कूल से लीव पर है। मीहो कहते हैं कि हम इसको पनिश करेंगे क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ी है और क्योंकि ये बुरा इंसान है तो आप मेरे लिए फिर अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखना था कि मेरी जो रेपुटेशन खराब हुई है वो भी थोड़ी सी सुधरे। आजुशी कहते हैं लेकिन उसको सजा दिला पाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसके पिता यहाँ के काफी नामी गिरामी शख्सियत है और वो अपने बेटे को बचा ही लेते हैं। उस पे पहले भी सिमिलर केसेस दर्ज हुए थे लेकिन वो हमेशा उससे बच निकला है, जैसे कि रिलेशनशिप में हिंसा और स्टॉकिंग, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग सबूत ना होने के कारण कोई भी केस बन नहीं पाया। सूर्यन के केस में भी यही प्रॉब्लम है। मीहो के सारे होप्स पानी पानी होते हैं और उस वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। कहती है ऐसे कैसे कोई एविडेंस नहीं है, हमारे पास सूर्यन का फोन तो है, क्या उसमें हमें कुछ नहीं मिला, कोई मैसेज कॉल रिकॉर्डिंग? आज उसे बताते हैं कि प्रॉब्लम की जड़ यही है, एक साइलेंट चैट नाम का ऐप है, इसी के जरिए वो सारे कॉन्वर्सेशन करता है, लेकिन इस ऐप की खासियत ही यही है कोई रिकॉर्ड या हिस्ट्री नहीं शो करता। पहले भी कई सारी कंप्लेंट्स हुई है इस ऐप के अगेंस्ट, लेकिन ये लोग डेवलपर्स पॉलिसी बोल के बच जाते हैं। मीहो कहते हैं अगर हम किसी हैकर को हायर करें तो ये इन्फॉर्मेशन निकलवाए तो? आजुशी कहते हैं कि ऑब्वियसली इलीगली हासिल किया हुआ डेटा सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, इसीलिए तो इस कंपनी और ग्योंगजुन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और कोई केस नहीं बन पाया। मीहो पूछते हैं कोई रास्ता नहीं हमारे पास? आजुशी कहते हैं रास्ता तो है लेकिन उतने पैसे और पावर नहीं है हमारे पास अभी फिलहाल। आजुशी कहती है ये एक स्टार्टअप कंपनी है लेकिन अभी तक लिस्टेड नहीं है, इनके पास फंड्स की कमी है, अगर हम इनकी मदद करें हमारे पास इस कंपनी के सारे राइट्स आ सकते हैं, डेटा के भी। मीहो कहती है हमारे पास नहीं तो क्या हुआ, मुझे पता है कौन हमारे काम आ पाएगा। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आता है वन बोराम यानी मीहो की बुआ ने साइलेंट ऐप की कंपनी को खरीद लिया है। मीहो कहती है बदले में मैंने उनसे देहान होटल और कल्चरल फाउंडेशन से दूर रहने का प्रॉमिस किया है। आजुशी मैं सच में पागल हो गई हूँ क्या? एक अजनबी लड़की के लिए मैं अपनी जायदाद की हिस्सेदारी कम कर ली मैंने।
नेक्स्ट टाइम मीहो अपने लॉयर से बात कर रही होती, इस सब की सजा सिर्फ 3 साल जेल है, क्या एक लड़की की इज्जत की यही कीमत है? और फोन पर चिल्ला रही होती है। लॉयर कहते हैं हम ये कैसे प्रूव कर पाएंगे कि इसमें लड़की ने कंसेंट दिया था या नहीं, इस वजह से इस केस में ज्यादा सजा नहीं हो पाएगी। वान भी ये सब कॉन्वर्सेशन सुन रहा होता है। फिर जब मीहो हॉस्पिटल जाती है सूर्यन को देखने, तब उसका बॉयफ्रेंड भी अपने लॉयर के साथ वहाँ आया होता है सेटलमेंट के लिए। ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसको पछतावा है। जब उसके लॉयर के सामने मीहो उसे कन्फ्रंट करती है तो वो बोलता है अगर सूर्यन होश में होती तो बता पाती कि ये सारी तस्वीरें मैंने उसकी रजामंदी से खींची है, लेकिन क्या करे, मुझे अफसोस है बाकी सारी चीजों के बारे में और उसकी इस हालत के बारे में। सिवाय माफी मांगने के मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अब उसका लॉयर वहां से चला जाता है तो उसके जाते ही उसका बीएफ अपने असली रंग दिखाता है और एरोगेंटली बोलता है तो तुम हो इस सब की वजह। तभी मैं सोचूं पिछले कुछ दिनों से ये मैडम इतना उल्टे जवाब क्यों दे रही थी मुझे, वरना इसकी इतनी हिम्मत कहाँ। और तुम्हें क्या लगता है पूरी दुनिया देहान ग्रुप चलाता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लगा लो जितना दम लगाना है। ये सब वान देख रहा होता है, लेकिन इतना सब सुन के मीहो थोड़ी चुप बैठने वाली थी। उस एरोगेंट आदमी को वो एक जोर की लात मारती है और कहती है यही है तुम्हारी औकात। फिर जब मीहो स्कूल में जाती है तब बोयोमजू उसे मिलने आती है और सूर्य उनकी मदद करने के लिए उसको थैंक यू बोलती है। लेकिन मीहो कहती है मैंने अपनी ओर से तो पूरी कोशिश कर ली, लेकिन देखते हैं उसको कितनी सजा मिल पाती है। लेकिन अगर ज्यादा सजा नहीं हुई इसका मतलब ऊपर वाला जो भगवान है कहीं पे कम पड़ रहा है। वैसे एक्सपर्ट डॉक्टर सूर्य उनकी देखभाल कर रहे हैं, वो जल्द ही होश में आ जाएगी। यहाँ वान एक गड्ढे में एक पर्ची छोड़ता है और कहता है शायद ये कीमत सही रहेगी। हम देखते हैं कि वो बीएफ अपने पापा को फोन पे बात कर रहा होता है और उसे बताता है मीहो ने उसे असॉल्ट किया है और वो उसे छोड़ेगा नहीं। वो डिसाइड करता है कि वो दूसरी लड़कियों की जो प्राइवेट पिक्चर्स उसके पास है उनको एडिट करके उसे मीहो का बनाएगा और उसे पब्लिश करेगा। कि तभी हम देखते हैं उसके घर के ऊपर का छत तोड़ के वो पेड़ अंदर घुस रहा होता है। जी हाँ, वही पेड़ वाला क्रिएचर मॉन्स्टर। जी हाँ, वान ने बेंजुले को प्रे किया था और बदले में उस बीएफ की जान लिखी थी। जैसे ही वो मर जाता है सूर्यन उठ जाती है, कोमा से बाहर आती है क्योंकि उसकी विश बेंजुले ने पूरी कर दी थी उसके बीएफ को पनिश करके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीहो की दोस्त सुमिन बूढ़ी दादी बेगजू से बात कर रही होती है। तभी मीहो वहां आ जाती है। सुमिन उसे इंट्रोड्यूस करती है ये कह के इन्होंने हमारे स्कूल को काफी डोनेशन दिया है और ये गांव की सबसे पुरानी रेसिडेंट है। दादी बेगजू कहती है एक्चुअली मैं बोयुमजी की दादी हूँ, वक्त मिले तो कभी मेरे रेस्टोरेंट आना, ढेर सारी बातें करेंगे। जब स्कूल से बाहर जाती है तब वान पीछे से आके उन्हें डराता है और दोनों बात करने लगते हैं। मीहो ये देखती है और सोचती है ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, कमाल है, इस शांत आदमी का कोई जान पहचान वाला भी है। वो दोनों वॉन्जन की ही बात कर रहे होते हैं। फिर जब स्कूल छूटने का टाइम होता है वान मीहो को पिकअप करने जाता है। वो उसे एक रेस्टोरेंट ले जाते हैं और उसे उसके साथ खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना करता है। तो मीहो पूछती वो बूढ़ी दादी कौन थी। वान कहता है उनका पहाड़ों में एक रेस्टोरेंट है जहाँ वो अक्सर जाया करता है और वो गाँव की सबसे बूढ़ी दादी है। बस इतना ही। फिर मीहो जबरदस्ती उसे खाना खिलाती है। पहले वान मुंह बनाता है लेकिन बाद में उसे वो डिश पसंद आती है तो वो खाने लगता है। रात को मीहो को पता चलता है कि ग्योंगजुन की मौत हो गई है तो वो दौड़कर वान के पास जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में योहान मिलता है। बोलता है मैंने तुम्हारे लिए नगेट्स पार्सल लाए हैं, टेस्ट करना काफी अच्छे हैं। लेकिन वो कहती है मैं अभी जल्दी में हूँ और वहां से चली जाती है। वो वान को बताती है कि ग्योंगजुन यानी वो सूर्यन का बीएफ मर गया और कहीं उसकी मौत के पीछे उसका तो कोई हाथ नहीं है। वान कहता है नहीं, मैं इंसानों की जान नहीं लेता। मीहो बोलती है फिर ठीक है, एक्चुअली मैं खुश तो हूँ कि वो मर गया और उससे सजा मिल गई, लेकिन थोड़ा अजीब भी लग रहा है। एनीवे, मैं यहाँ एक और काम के लिए आई थी। वो उसे फोन देके कहती है इसे सेलफोन कहते हैं, ये एक स्मार्टफोन है, इसमें फोन, कंप्यूटर, कैमरा सारी फैसिलिटीज होती है। वान कहता है मुझे पता है फोन क्या होता है। मीहो पूछती सीरियसली, तो फिर तुम्हारे पास कोई फोन क्यों नहीं है। वो कहता है क्योंकि ये इतना जरूरी नहीं है। मीहो कहती है क्योंकि आप वो इसका बॉडीगार्ड है, उसको उसके टच में रहना जरूरी है और उसे सिर्फ उसका फोन उठाने के लिए ही अलाउड है। और कहते कि उसका नंबर उसने पहले ही सेव करके रखा है। उसे जाता देख जब वान उसका फोन चेक करता है तो मीहो का नंबर मास्टर नाम से सेव होता है। वो कहता है सीरियसली। मीहो कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं हूँ ही तुम्हारी मास्टर, है ना। मीहो अंदर जाके सोचती कि मुझे इसे डरने की क्या जरूरत है, आखिर मैं इसकी बॉस हूँ, मैंने उसको हायर किया है। तभी वो नगेट्स देखती है और ट्राई करती है और वो सच में टेस्टी होते हैं। तो वो सोचती है वान को भी देनी चाहिए, उसे भी पसंद आएंगे। लेकिन बाद में उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो वान के बारे में इतना क्यों सोच रही है, उसने क्या खाया क्या नहीं खाया, मुझे क्या लेना देना, जाने दो। वही एक और वान जब फोन देख रहा होता है तभी पीछे से उसे एक आहट सुनाई देती है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ कहना है तो तुम सामने आके बोल सकते हो। पीछे योहान होता है। वो कहता है एक्चुअली मैं जानना चाहता था तुम्हारे वॉन्जंग के बीच में
क्या हुआ था। वान कहता है, तुम्हारे जैसा कलकाया नौसिखिया वो नाम लेने के काबिल नहीं है। योहान कहता है, क्या सच में? फिर तुम ही बताओ, तुम आखिर मीहो के करीब क्यों हो? क्योंकि तुम्ही ने वानजोंग को मारा था और अब मीहो को भी मार दोगे। इससे वान भड़क जाता है और उस पर हमला करे। इससे पहले योहान कहता है, अरे रुको रुको, मुझे भी तो अपना औजार निकालने दो। फिर वो अपनी जादुई तलवार निकालता है। दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है। योहान कहता है, इट्स लाइक सेफ्टी चेक, यू नो, मुझे श्योर तो होना पड़ेगा कि तुम मीहो के आसपास रह सकते हो या नहीं। आखिर तुम हो तो एक शैतान ही ना। ऐसा कह के वो उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और उसे अपने ट्रैप में फंसा लेता है। फिर जब उसके हाथ बन जाते हैं तो योहान कहता है, मैंने तुमको जितना ताकतवर समझा था उतने ताकतवर तो नहीं हो तुम। पर क्या करे, हो तो तुम एक लज़डेमॉन, इसलिए मुझे तुम्हारे हाथ बांधने पड़े सेफ्टी के लिए। बुरा मत मानना। मीहो वो नगेट्स देने के लिए वान को ढूंढ रही होती है। यहाँ पे गुस्से से वान पूरी तरह से शैतान बन जाता है और अपने लज़डेमॉन वाले फॉर्म में आ जाता है और योहान का गला पकड़ता है, उससे ऊपर उठाता है कि तभी मीहो वहां आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देख के डर जाती है। पर वान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और मीहो की ओर हमला करता है कि तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे वान ने वानजोंग को खंजर मारा था और उसी तरह वान मीहो की ओर खंजर लेके दौड़ता है। और इसी सीन पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या आखिर वानजोंग की तरह वान ने मीहो को भी मार दिया होगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे अगले वीडियो तक। फिर मिलेंगे, तब तक मेरे बाकी के वीडियोस भी देखिए और मेरे चैनल को आपका प्यार और सपोर्ट दीजिए जिसकी मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।